कल हमने जाने से पहले जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में डिस्कशन करना हमने शुरू किया था, और कल जाने से पहले मैंने आपको नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशंस के बारे में बताया था, है ना, प्राकृत संख्या की परिभाषा के बारे में बताया था। अब इसके बारे में डिस्कशन कल हमने इसलिए भी किया था क्योंकि इस पर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उन डेफिनेशन को समझ लें जो हमारे एग्जाम में काम आने वाली है। तो उसमें से एक डेफिनेशन थी नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याओं की। तो मैंने आपको कहा था कि ऐसे नंबर्स जो गिनती में जिनका उपयोग किया जाता है वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। और नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याओं की शुरुआत एक से होती है, क्योंकि गिनती की शुरुआत ही एक से होती है, वन से। ठीक है, तो एक से लेकर के गिनती कहां तक है, इनफाइनाइट या अनंत तक है। अब मैं आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में जब उनके पास कुछ बड़ा बनाने के लिए नहीं होता तो उन्हें पता है कि बहुत से लोगों का बेस कमजोर है ना। जो लोग भले ही यहाँ बैठे हुए हैं, एग्जाम को दे रहे हैं, यदि उनसे हमने कुछ बहुत छोटी चीज पूछ ली तो हो सकता है वो उसको भूल गए हों, याद ना हो, या अब तक जो उन्होंने पढ़ा भी ना हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो कई बार छोटी चीजों को भी हमसे पूछ लेते हैं, है ना। तो इसलिए हम किसी चीज को नहीं छोड़ना चाह रहे जो एग्जाम पर्पज से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने कल नेचुरल नंबर की डेफिनेशन तो यहाँ देख लिया था। आज हम उसके आगे स्टार्ट करेंगे। नंबर सेकंड डेफिनेशन लिखिएगा आप, पूर्ण संख्याएं। अगली डेफिनेशन है आपकी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स क्या कहलाते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पूर्ण संख्या या होल नंबर्स क्या कहलाते हैं, है ना। याद रखिएगा कि मैथ्स जो इसका नाम पूर्ण इसलिए पड़ा क्योंकि गणित तब तक अपूर्ण थी जब तक की खोज नहीं की गई किसकी, शून्य की, है ना। जब तक शून्य की खोज या डिस्कवरी नहीं हुई तब तक जो आपकी मैथ्स है वो अपूर्ण थी। तो मैथ्स जो है वो कंप्लीट या पूर्ण तब हुई जब उसमें शून्य को शामिल किया गया। जीरो के बिना गणित अधूरी थी, है ना। आप सभी को पता है कि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, है ना। तो जीरो के बिना क्या था, मैथ्स अधूरी थी। इसलिए पूर्ण संख्याएं तब हुई जब उसमें जीरो को भी शामिल किया गया, है ना। इसलिए इसकी डेफिनेशन भी वही बनती है कि यदि आप नेचुरल नंबर्स में या प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर ले या जीरो को भी इंक्लूड कर ले, शामिल कर ले, तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। यही आपकी डेफिनेशन है। अब आप कहेंगे सर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे है। तो बेटा इस पूर्ण संख्याओं की डेफिनेशन या इस पर आधारित प्रश्न यदि मैं व्यापम के पिछले एग्जामों की बात करूं तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन व्यापम इसके ऊपर पहले पूछ चुका है। यदि मैं प्रीवियस एग्जाम्स की बात करूं तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 से 20 क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में इस डेफिनेशन पर या इस डेफिनेशन के बेस पर आधारित आ चुके हैं एग्जाम में। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में से एक है पूर्ण संख्याएं, है ना। उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन आया था कि प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए, और कुछ बच्चों ने ये पढ़ा नहीं कि उस औसत के आगे लिखा हुआ है, क्वेश्चन तो एवरेज का था लेकिन आगे लिख दिया था उसने पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या ना पढ़ने के कारण वो इतना आसान प्रश्न लोग गलत कराए थे, क्योंकि वो एक जीरो के इंक्लूड होने से सारी कैलकुलेशन यहाँ बिगड़ जाती है ना। तो पहले इसकी डेफिनेशन हम देख लें। पूर्ण संख्याओं की परिभाषा क्या होती है कि जब प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो आप भी डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा कि जब प्राकृत संख्याओं में, इन सभी के हम क्वेश्चन करने वाले हैं आगे चल के, इसलिए मैं आपको एक एक के बारे में अभी बता रहा हूं ताकि जब मैं क्वेश्चन में इनका नाम लूं तब आप मुझसे ये ना पूछें कि सर ये क्या है ना। तो वहां आपका डाउट क्लियर रहे, इसलिए हम इनको यहाँ क्लियर कर रहे हैं। याद रखिएगा, बाद में मत पूछिएगा, इसलिए यदि याद ना रख सको तो नोट जरूर कर लेना। जब प्राकृत संख्याओं में शून्य को या जीरो को शामिल कर लिया जाता है शून्य जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो वह
पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब पूर्ण संख्याएं तब होंगी जब जीरो इंक्लूड होगा, इसलिए इसकी डेफिनेशन में जो है जीरो को शामिल करना यहाँ जरूरी है। इसको W से दर्शाया जाता है होल नंबर्स के कारण, और इसकी शुरुआत शून्य से ना होकर के, सॉरी, एक से ना होकर के शून्य से होती है। और यहाँ से इसकी भी जो है अनंत तक गिनती हो सकती है, जीरो से स्टार्टिंग होती है बस इसकी। अब प्रॉब्लम ये होती है कि यदि ये पूर्ण संख्याओं पर क्वेश्चन पूछा और आपने वहां काउंटिंग एक से शुरू कर दी तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है जीरो को भूल जाने के कारण। तो आप एक काउंटिंग एक्स्ट्रा कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने कहा कि प्रथम तीन पूर्ण संख्याएं कौन कौन है, या प्रथम तीन पूर्ण संख्याओं का योग क्या है, तो आपको तीन संख्याएं कौन कौन सी देखना पड़ेंगी, आपको देखना पड़ेगा 0, 1 और 2। तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 3, कि भाई जो फर्स्ट 3 होल नंबर्स हैं, प्रथम तीन पूर्ण संख्याएं हैं, उनका योग 3 है। लेकिन यदि गलती से आप इस 0 को भूल गए और आपने 1, 2, 3 ले लिया है ना, तब आपका आंसर यहाँ 6 हो जाएगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो 0 के शामिल ना होने से बहुत गड़बड़ यहाँ हो जाती है। इसलिए इस पर आधारित प्रश्न व्यापम कई बार एग्जाम में पूछता है, क्योंकि उसको पता है कि यदि आपने पढ़ा नहीं ध्यान से या इसके बारे में नहीं जानते तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे। चलिए, ये था होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगली आपकी डेफिनेशन की तरफ। सॉरी, किसी डेफिनेशन पर यदि आपका कहीं कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप। अगली डेफिनेशन लिखिएगा पूर्णांक संख्याएं। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी पूर्णांक संख्याएं। इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्याएं। अब इसका उपयोग कई तरीके के क्वेश्चनों में आपको देखने को मिलेगा। आप इसका प्रयोग करेंगे औसत चैप्टर में, आप इसका प्रयोग करेंगे प्रतिशत में, आप इसका प्रयोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो 3 चैप्टरों में ये डेफिनेशन आपके काम आने वाली है। इस डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट आपके काम आने वाला है, इसलिए हम इसको बेसिक में देख रहे हैं, ताकि आप वहां जो है निश्चिंत रहें। जब मैं आपको वो क्वेश्चन समझाऊं और कहूं कि कैसे ये काम हो रहा है, तब आपको मैं इस डेफिनेशन का हवाला दूंगा, तब आपको ये डेफिनेशन याद रह जाए कि हमने हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था जिसमें ऐसा होता है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन का यूज अभी तो नहीं है हाल फिलहाल इस चैप्टर में, लेकिन आने वाले 2 से 3 चैप्टर में हमारे काम आएगी। कुछ वैरायटी के क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां इसकी जरूरत हमको पड़ने वाली है। चलिए, इसकी डेफिनेशन को नोट करेंगे सभी, लिखिएगा। अब ये पूर्णांक क्या है, तो इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिखे, अदरवाइज इसकी डेफिनेशन से ज्यादा इसका जो है प्रैक्टिकल यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, तो जब गणित की खोज, गणित के जब विस्तार हुआ, गणित के बारे में नए नए लोगों ने नए नए अध्ययन किए, तब इन लोगों ने 2 पक्ष बनाए। कैसे 2 पक्ष बनाए? इन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति हो, चाहे कोई मशीनरी हो, इलेक्ट्रिक हो, कुछ भी हो, उन सब में 2 साइड्स होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना। आपने कभी कोई बैटरी देखी होगी, यदि कोई बैटरी आपने देखी होगी, तो उस बैटरी में 2 साइड होती है हमेशा। एक पॉजिटिव का साइन वहां होता है, एक जगह नेगेटिव का साइन होता है नहीं होता, 2 साइड होती है, प्लस माइनस वहां लिखे हुए होते हैं, है ना। तो चाहे कुछ भी चीजें हो, हर एक चीज में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट विद्यमान होते हैं, ऐसा मानना था। क्योंकि जो साइंस का डेवलपमेंट है वो मैथ्स के साथ है। जो विज्ञान का आविष्कार या विस्तार हुआ है वो गणित से हुआ है, गणित से ही विज्ञान आगे बढ़ा है। तो मैथ्स के कारण ही वहां भी पॉजिटिव नेगेटिव देखने को मिलता है। तो ये जो पूर्णांक है, ये डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन कहती है कि हर एक चीज पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, और गणित भी अनंत तक पॉजिटिव है और अनंत तक नेगेटिव है। तो बोले फिर मीडिएटर क्या है इनका? तो शून्य के बारे में यदि आपसे कोई कभी पूछ ले कि व्हाट इज जीरो, शून्य क्या है, तो हम हमेशा कहेंगे कि शून्य या जीरो एक मध्यस्थ है, मीडिएटर है ना। कुछ ऐसा संख्या कह सकते हैं आप शून्य को कि जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है।
जीरो के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि जीरो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम कहेंगे दोनों ही नहीं है, ना शून्य पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो मीडिएटर है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का। जीरो से यदि आप इस पक्ष की बात करें तो ये धनात्मक पक्ष आपको देखने को मिलेगा, पॉजिटिव साइड देखने को मिलेगी, और जीरो से यदि आप इस तरफ की चर्चा करें तो ये ऋणात्मक पक्ष आपको देखने को मिलेगा, नेगेटिव साइड आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से और कैसे, इसके बारे में भी हम समझते हैं। तो जीरो से यदि हम इस तरफ बढ़ते हैं, किस तरफ, पॉजिटिव साइड यदि हम जीरो से बढ़ते हैं इस तरफ, तो जीरो के बाद आएगा वन। अब ये वन कौन सा वन होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, यदि किसी संख्या के आगे ऋणात्मक चिन्ह नहीं है तो वह ऑटोमेटिक धनात्मक ही है। एक पॉजिटिव हो गया, आगे बढ़ेंगे 2 3 4 5, क्रमशः आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप गिनती में कहां तक पहुंचेंगे, पॉजिटिव के अनंत तक, धनात्मक के अनंत तक, उस अवस्था तक आप पहुंच जाएंगे। वैसे ही यदि मैं दूसरी साइड बढ़ूं तो ये है ऋणात्मक पक्ष, यहाँ आप क्रमशः माइनस में जाते जाएंगे। टेम्परेचर को जो दर्शाने की व्यवस्था है वो भी कुछ इसी डेफिनेशन से ली गई है कि आप जीरो से नीचे जाएंगे क्रमशः तो आप माइनस की साइड में पहुंचते चले जाएंगे, और ये भी माइनस में कहां तक पहुंचेंगे, माइनस के अनंत तक। तो इस तरीके से मैथ्स कहता है कि हर एक संख्या प्लस के अनंत से लेके माइनस के अनंत तक हो सकती है, पॉजिटिव में अनंत से लेकर के ऋणात्मक अनंत तक वह हो सकती है, कोई भी संख्या हो। तो इस तरीके से गणित में भी ये दर्शाया जाता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड होती हैं, और ये जो जीरो है, शून्य है, ये आपका मीडिएटर होता है, या ये आप कह सकते हैं कि ये मध्यस्थ होता है। जीरो क्या है, मीडिएटर है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड के बीच का मध्यस्थता कर रहा है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमारे काम आती है कब, जब हम एक तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड का कंपैरिजन करते हैं। उसने कहा उसने एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा, हानि का मीन्स क्या हो गया, लॉस हो गया, माइनस में हो गया। उसने कहा वो दूसरी वस्तु को जो है 10% के लाभ में बेचता है। अब बताइए इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, बताइए आप सभी। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 10% लॉस या 10% की हानि पर बेचा, 10% कम पर बेचा, -10%, और उसी ने उस वस्तु को 10% के लाभ पर भी बेचा। इन दोनों परसेंट के बीच में मैं पूछ रहा हूं कि क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है इन दोनों के बीच में, दोनों के बीच में कितने प्रतिशत का अंतर है, कितने प्रतिशत का डिफरेंस है, बताइए आप सभी से क्वेश्चन है मेरा। चलिए कुछ लोगों ने जवाब दिए हैं, बाकी लोग साइलेंट है ना। बेटा इनके बीच में जो डिफरेंस है या अंतर है, वो अंतर है 20% का, 20% का अंतर है। अब आप कहेंगे कैसे सर 20% का अंतर हो गया। बेटा डिफरेंस जब भी आपसे पूछेगा, यही तो एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को पूछता है आपसे एग्जाम में, ये कॉन्सेप्ट ही इस्तेमाल करता है जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि यदि एक वस्तु 10% की हानि पर है, 10% लॉस पर है, और दूसरी 10% प्रॉफिट पर है, और दोनों का डिफरेंस यदि आपसे पूछ ले तो इनके बीच में 20% का डिफरेंस होगा। कैसे, इसको हम समझ लेते हैं यहाँ से। मैं आपसे कहूं कि इस जो आपके सामने दिख रहा है ये -2, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, और एक जगह दिख रहा है आपका +2। अब -2 से +2 तक तुम जाओगे तो पहले -2 से -1, -1 से 0, 0 से +1, और +1 से +2। कितना ट्रेवल किया आपने, 2, यहां से लेकर के देखोगे तो भाई यहां से यहां तक कितना हो गया, टोटल 4 का डिफरेंस हो गया, है ना। क्योंकि एक -2 था आपका और दूसरा है आपका +2। दोनों के बीच में यदि अंतर पूछे कोई आपसे, जैसे कि आप इसको और समझने के लिए आप टेम्परेचर से समझ सकते हो। मैंने कहा एक जगह का टेम्परेचर -10 है और दूसरी जगह का +10 है, दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया। आप कहोगे सर -10 से पहले तो टेम्परेचर 0 तक आएगा, और 0 से फिर +10 तक जाएगा, इसका मतलब टोटल डिफरेंस 10 10 20 का हो गया।
वैसे ही यहाँ सिचुएशन ये बनती है, और एग्जाम में हम यही गलती करते हैं कि हम यहाँ 0 मान लेते हैं या इसको कुछ अलग मान लेते हैं या 10 ही मान लेते हैं। बेटा इस सिचुएशन में डिफरेंस डबल हो जाता है। यदि एक संख्या माइनस में है और एक संख्या प्लस में है और दोनों का अंतर आपसे कभी कोई पूछे तो दोनों को ऐड कर देना, क्योंकि माइनस का 10 और प्लस का 10 दोनों को आप ऐड करोगे तो 20% का डिफरेंस मिलेगा। क्योंकि माइनस के 10 से पहले आप कहां तक आओगे, 0, और 0 से आप जाओगे +10 तक। तो यहाँ तक 10 का ट्रेवल आपका पहला हो गया, सेकेंड टाइम फिर 0 से पॉजिटिव 10 तक वापस ट्रेवल 10 का, टोटल 20 का डिफरेंस यहाँ क्रिएट होगा। ये मैंने आपको अभी इसलिए बता दिया ताकि क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो आप सिर्फ पूर्णांक संख्या में इतना लिख लीजिए कि पॉजिटिव के अनंत से, धनात्मक अनंत से ऋणात्मक अनंत तक सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं। नोट कीजिएगा डेफिनेशन, धनात्मक अनंत से ऋणात्मक अनंत तक, पॉजिटिव इनफाइनाइट से नेगेटिव इनफाइनाइट तक, धनात्मक अनंत से ऋणात्मक अनंत तक सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं, किंतु कंडीशन अप्लाई है ना, किंतु दशमलव संख्याओं को छोड़कर, किंतु दशमलव संख्याओं को छोड़कर। अब दशमलव की खोज भी भारत में ही हुई थी, पॉइंट की खोज भी इंडिया ने ही की थी, है ना। तो दशमलव क्या है, दशमलव ऐसा है कि भाई अब ऐसा मत गिनने लगना तुम कि 1, फिर बोलो 1.1, फिर बोलो 1.2, फिर बोलो 1.3, इसके बाद आप पहुंचते पहुंचते पहुंचो 2 पर, फिर 2 से वापस शुरू हो जाओ 2.1, 2.2, ये नहीं चलेगा। 1 तो 1 के बाद डायरेक्ट 2, है ना, बीच में कोई ये पॉइंट वाइंट वाला लफड़ नहीं चलेगा, है ना। तो पूर्णांक का मतलब होता है जो दशमलव में ना हो, पूर्ण अंकों में हो, और माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक हो सभी संख्याएं, वो पूर्णांक है, लेकिन दशमलव संख्याओं को छोड़कर। ये है पूर्णांक की परिभाषा, और ये हमारे काम आएगा 2 से 3 चैप्टरों में इसका कॉन्सेप्ट, कुछ वैरायटी के क्वेश्चंस में। तो आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया है, नहीं हुआ किसी का कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप क्लियर कर सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। फिर किसी का कोई डाउट हो इस पर जो क्लियर ना हुआ हो, आप पूछ सकते हैं। चलिए तो लिखते हैं अगली डेफिनेशन। अगली डेफिनेशन नोट कीजिएगा, नंबर 4 पर आती है आपकी। अगली डेफिनेशन है आपकी परिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर्स। अगली डेफिनेशन का नाम डालिएगा परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर्स। अब परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या वो होती हैं जिन्हें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिखा जाए, या जिन्हें आप अपनी आसान भाषा में कहते हैं कि जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए, जिन्हें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटे हर, या p अपॉन q के फॉर्मेट में डिनोट किया जाए या लिखा जाए, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इस पर भी व्यापम थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ चुका है, चाहे मैं आपके लास्ट पटवारी एग्जाम की बात करूं, चाहे कांस्टेबल की बात करूं, चाहे वन रक्षक की बात करूं, उस एग्जाम्स में, ओल्ड एग्जाम्स में परिमेय संख्याओं की थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी है ना।
कि क्या किसी परिमेय संख्या का अंश शून्य हो सकता है? तो परिमेय संख्या का अंश कभी भी शून्य शून्य के बराबर नहीं हो सकता। p इज नॉट इक्वल्स टू 0। कभी भी किसी परिमेय संख्या का जो अंश है वो शून्य के बराबर नहीं हो सकता, है ना। ये कंडीशन है हमेशा परिमेय संख्या के साथ। इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, है ना। तो उनके बारे में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, पर इसके बारे में आप अभी थोड़ा सा लिख लें कि परिमेय संख्या क्या होती है ना। तो परिमेय संख्या के बारे में आप नोट कर लीजिएगा कि परिमेय संख्या क्या कहलाती है। वह संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में दर्शाया जा सकता है। नोट कीजिएगा, वह संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में दर्शाया जा सकता हो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में दर्शाया जा सकता हो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। डेफिनेशन नोट कीजिएगा परिमेय संख्याओं की। ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में दर्शाया जा सकता हो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। अब p, सॉरी यहाँ q था, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, q नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, सॉरी। तो परिमेय संख्याओं में कभी भी हर जो है वो शून्य नहीं हो सकता, है ना। डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, q नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। सॉरी मैंने हिंदी में उसमें गलत लिख दिया था, p लिख दिया था, आप q लिख लीजिएगा, है ना। हर क्या नहीं हो सकता? हर बराबर नहीं हो सकता किसके? 0 के, है ना। ये कंडीशन होती है किसमें? आपकी परिमेय संख्या में, कि परिमेय संख्या का हर कभी q जो है 0 नहीं हो सकता। अब आपके एग्जाम में, कांस्टेबल के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, वो भी मैं आपको लिख देता हूं। इसी कंडीशन पर बेस्ड था कि परिमेय संख्या, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, परिमेय संख्या 0 अपॉन -16, बस इतना था क्वेश्चन। क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा था, परिमेय संख्या 0 अपॉन -16, और 4 ऑप्शन उन्होंने यहाँ नीचे दे दिए थे। तो 4 ऑप्शन क्या थे? पहला ऑप्शन था में या तो एक धनात्मक अंश है या एक ऋणात्मक अंश है, मतलब इसका जो अंश है या न्यूमरेटर है वो या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहला ये था ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन था कि इस परिमेय संख्या का जो न्यूमरेटर या अंश है वो ऋणात्मक है, नेगेटिव है। तीसरा ऑप्शन था में ना तो एक धनात्मक अंश है और ना ही एक ऋणात्मक अंश है, मतलब ना तो पॉजिटिव इसका न्यूमरेटर या अंश पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। और चौथा ऑप्शन था कि इसमें एक पॉजिटिव या धनात्मक अंश है। तो इसका जो आंसर बनता है वो क्या बनता है? वो बनता है कि इसमें या तो एक धनात्मक अंश हो सकता है या एक ऋणात्मक अंश हो सकता है ना। क्योंकि 0 था, और आपका इस तरीके का क्वेश्चन जब भी बनता है तो पहले कई बार ऑप्शन में ये भी बनता है कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है ना। तो ये एक परिमेय संख्या है या नहीं है, हमेशा याद रखिएगा कि ये एक परिमेय संख्या है। कई बार वो ये भी नहीं लिख के देगा, वो दे देगा 0 अपॉन 16 -16 है। तो क्या ये एक परिमेय संख्या है? क्योंकि हर की वैल्यू शून्य नहीं हो सकती, अंश हो सकता है। न्यूमरेटर 0 आप लिख सकते हो, बट डिनोमिनेटर मतलब q की वैल्यू आप 0 नहीं कह सकते। यदि मैं क्वेश्चन ऐसा दे देता, अपोजिट जस्ट -16 अपॉन 0, अब मैं आपसे पूछ लेता क्या ये एक परिमेय संख्या है, तो अब जवाब होता कि सर ये एक परिमेय संख्या नहीं है, ये एक रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में दर्शाया जा सकता हो, पर वहां कभी भी हर की वैल्यू शून्य के बराबर नहीं हो सकती, q नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम्स में इस कंडीशन पर क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। आप भूलिएगा नहीं, व्यापम है, व्यापम थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेता है प्रैक्टिकल फॉर्मेट में, है ना। तो बहुत डेंजर एग्जाम है आपका ये, है ना। क्योंकि इनके पास पूछने के लिए कुछ नहीं बचता, तब ये जो है वो वैसा पागल भेड़िए टाइप के हो जाते हैं ना, कुछ भी एग्जाम में डालने की जो है हिम्मत रखते हैं लोग। जरूरी नहीं कि आपसे कुछ पूछेंगे जो है सिलेबस का पार्ट है वही पूछेंगे, थ्योरी भी उठा के क्वेश्चन का फॉर्मेट बना देते हैं, है ना। चलिए,
तो हर की वैल्यू यहाँ शून्य नहीं हो सकती। अब एक क्वेश्चन और यहाँ बनता है, कई लोग जिसमें गलत कर जाते हैं, वो भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, परिमेय संख्या पर ही आधारित है। मैंने आप लोगों को सिर्फ यस या नो में जवाब देना है। मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख दिया, यहाँ मैंने लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 22/7। मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने। आप बताना है क्या ये रैशनल नंबर या परिमेय संख्या है या नहीं है। तो यस बोलिए, नहीं है तो नो बोलिए। बताइए सभी लोग, मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी है 22/7। यस या नो में मुझे आंसर कीजिए कि क्या ये रैशनल नंबर या परिमेय संख्या है या नहीं है तो यस, नहीं है तो नो। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है कि यह एक रैशनल नंबर या परिमेय संख्या है। वेरी गुड। चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, सेकंड क्वेश्चन, जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या यह एक परिमेय संख्या है या नहीं है, यस और नो। चलिए वेरी गुड, सभी के आंसर करेक्ट हैं, ये भी एक परिमेय संख्या है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपसे वापस, क्या यह एक परिमेय संख्या है या नहीं है। चलिए सभी का जवाब आ चुका है और आप सभी का जवाब गलत है। अब आप कहेंगे सर कैसे गलत हो गया, इसमें हर तो दिख ही नहीं रहा। बेटा हमेशा याद रखना, जब भी किसी परिमेय संख्या के हर में कुछ ना हो तो हमेशा क्या होता है, एक होता है ना। आपसे कभी कोई संख्या ऐसी पूछ ले वो जिसके डिनोमिनेटर में कभी कुछ ना हो, तो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। गलती कर गए ना आप। इसलिए तो मैं कह रहा था कि कभी बहुत छोटा क्वेश्चन भी हमारे लिए गलत गलत हो जाता है। जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर गलती कराने के लिए कोई टफ क्वेश्चन आपको दे, जरूरी नहीं है। वो बेसिक क्वेश्चन भी आपको दे देगा और आपको क्लियर नहीं है बेस, तो आप गलती करके आ जाएंगे एग्जाम में, है ना। वही मिस्टेक आप सभी ने यहाँ की है। आप लोगों ने जो है एक को भूल गए, है ना। तो कभी भी किसी परिमेय संख्या के हर में कुछ ना हो तो हमेशा एक होता है ना। इसीलिए तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि Q नॉट इक्वल्स टू 0, कभी किसी परिमेय संख्या का हर शून्य नहीं हो सकता। यदि हर शून्य हो गया तो तुम बता नहीं सकते कि ये है क्या। मैथ्स में इस चीज को डिफाइन करने के लिए कोई शब्दावली नहीं है कि 1/0 इक्वल्स टू वॉट, है ना। 1/0 बराबर क्या है, गणित इसे डिफाइन नहीं कर सकता। मैथ्स में इसको लिखा जाता है नॉट डिफाइंड, है ना। मैथ्स कहता है कि इट्स नॉट डिफाइन, ये कोई डिफिनेशन नहीं है। हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते कि 1/0 या 7/0 इक्वल्स टू वॉट, ये क्या है हम नहीं बता सकते। इसीलिए कभी भी किसी परिमेय संख्या का हर शून्य नहीं हो सकता, और यदि शून्य है तो वो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो इस 7 के नीचे कुछ नहीं है तो हमेशा क्या है, 1 है। अगर जब तक इसके नीचे कुछ लिखा ना जाए तब तक ऑलवेज 1 है। किसी भी परिमेय संख्या, चाहे मैंने 5 लिख दिया तो भी इसके नीचे क्या है, 1 है ना। तो याद रखिएगा ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, है ना। कभी आपको एग्जाम में दे दे कि परिमेय संख्या है या नहीं, तो है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना। गलती मत कीजिएगा। अब एक और डेफिनेशन यहाँ बनती है कि सर ये तो परिमेय हो गया, तो उनका पता लगाना ज्यादा जरूरी है जो कि परिमेय नहीं है, जो कि अपरिमेय है ना, जिनको P/Q के फॉर्मेट में हम लिख नहीं सकते। वो संख्या आप बताइए, उनके बारे में जानना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो परिमेय संख्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ, किसी का इस पर कोई डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं अपना डाउट कि सर ये आपने ऐसा कैसे कह दिया। कोई डाउट आपका रह गया हो, क्लियर करना बेटा, डाउट नहीं छोड़ना। तो परिमेय संख्या के बारे में हमने देख लिया कि परिमेय संख्या वो है जिसे P/Q के फॉर्मेट में लिखा गया हो, अंश बटे हर के रूप में लिखा गया हो, पर वहां हर कभी शून्य नहीं हो सकता। और परिमेय संख्या आपकी कोई संख्या के नीचे कुछ भी नहीं है तो हमेशा एक है, वो भी परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर आई थिंक हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसकी अगली डेफिनेशन जो कि कहलाती है अपरिमेय संख्या।
नॉन रैशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। अगली डेफिनेशन, सिर्फ इनको समझना है, इनकी परिभाषा हमारे काम की नहीं है, इनके कॉन्सेप्ट हमारे काम के है ना। अपरिमेय संख्याएं, नॉन रैशनल नंबर्स क्या कहलाते हैं? नॉन रैशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। अब वो आपको तो डेफिनेशन से क्लियर है कि सर जिनको P अपॉन Q के फॉर्मेट में ना लिखा जा सकता हो, है ना, ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्मेट में ना लिखा जा सकता हो, वो सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जिनको आप P अपॉन Q के फॉर्मेट में डिनोट नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते, वो सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आप कहेंगे सर ये कौन कौन सी संख्या है जिन्हें हम ऐसा नहीं लिख सकते? उसमें से सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो है ये, आप सभी इससे परिचित है, इसको हम कहते हैं पाई। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने अभी बताया था कि 22/7 जो है वो क्या है? परिमेय संख्या है, और आप अभी पाई को बोल रहे हैं अपरिमेय। बेटा पाई अपरिमेय है, पाई की वैल्यू अपरिमेय नहीं है। मैंने उस समय उसकी वैल्यू को लिखा था, 22/7 पाई की वैल्यू है, बट यदि सिर्फ पाई लिखा जाए तो ये गणित का सिर्फ एक मान है ना। गणित में इस पाई का मान बनाया गया है 22/7, है ना, ये था नहीं, इसको क्रिएट किया गया है। इसलिए अगर सिर्फ साइन ऑफ पाई लिखा जाए, पाई का चिन्ह बना दिया जाए, तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। नॉन रैशनल नंबर्स की गिनती में सबसे पहला उदाहरण एग्जाम्पल आपका पाई है। याद रखना, एग्जाम में कभी पूछ ले पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है ना। इसकी वैल्यू आ जाए तो वो परिमेय है, लेकिन पाई अपरिमेय है। क्लियर रखिएगा। फिर ऐसा कोई भी मान, है ना, जो रूट से कभी बाहर ना निकल सके, वो भी अपरिमेय है। कैसे सर? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया √2। अब आप सबको पता है कि 2 इस रूट से बाहर कभी नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता बाहर क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है, वर्ग नहीं है। तो वर्ग नहीं है तो इससे बाहर नहीं हो पाएगा, इसलिए ये भी अपरिमेय है। और किसी भी रूट के नीचे कभी 1 नहीं होता, याद रखिएगा ये, है ना। तो यह भी अपरिमेय हो गया। फिर कोई और संख्या जो रूट से नहीं निकल सकती, √3, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है। जो भी संख्या किसी का वर्ग नहीं है वो बाहर नहीं आ सकती। √5, अब 4 नहीं आएगा इसमें, √4 को मत ले लेना। क्यों? क्योंकि 4 को आप क्या लिख सकते हो? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इट मींस 2, और 2 सिर्फ रूट से जैसे ही बाहर आ गया तो उसके नीचे 1 हो गया, और जैसे ही 1 हो गया तो वो क्या हो गया? परिमेय हो गया। तो यहाँ 4 नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 5, है ना, √7। अब ये आपकी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे -√2 हो जाएगा, -√3 हो जाएगा। तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जो भी संख्याएं रूट से बाहर नहीं आ सकती वो भी सभी अपरिमेय है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। चलिए, किसी का इस पर डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं, एग्जाम में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। किसी का कोई डाउट तो नहीं है? चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे अगले डेफिनेशंस की तरफ। एक और डेफिनेशन जो हमको समझना है, उसके बाद हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आ सकते हैं, है ना। एक डेफिनेशन और हम थोड़ा सा देख लें, उसके बारे में और डिस्कशन कर लें। अगली डेफिनेशन आप नोट कीजिएगा, लिखिएगा। इसका मैं पहले दूसरा नाम लिख रहा हूं, जिसको हम कहते हैं रूढ़ संख्याएं। इंग्लिश में इनको कहा जाता है प्राइम नंबर्स। रूढ़ संख्याएं या प्राइम नंबर्स, इनका एक नाम और है, पर उस नाम से इन्हें एग्जाम में कम लिखा जाता है ना। इनके कई नाम प्रचलित हैं बेटा, है ना। उसमें से एक प्रमुख नाम है रूढ़। चलिए, रूढ़ संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये आपको समझना जरूरी है।
और इसकी डेफिनेशन के साथ साथ इसका कॉन्सेप्ट समझना भी जरूरी है ना। तो रूढ़ संख्याओं का एक नाम और है जो मैंने यहाँ नहीं लिखा, वो मैं बता देता हूँ, वो नाम है अभाज्य संख्याएं। ये नाम आपने पहले सुना होगा। अब इससे आपको बहुत सारी डेफिनेशन इसकी क्लियर हो गई होगी। अभाज्य, जिसे भाजित ना किया जा सके, जिसे डिवाइड ना किया जा सके, नॉन डिविजिबल हो जो संख्या, जिसे तोड़ा ना जा सके, और अपनी आसान भाषा में कहें तो वो संख्या अभाज्य या रूढ़ कहलाती है। ठीक है, जिन्हें तोड़ा ना जा सके, जिनका तोड़ना संभव ना हो, वो कहलाती हैं अभाज्य या रूढ़ संख्याएं। ठीक है, और मैथ्स की डेफिनेशन में कहूं तो ऐसी संख्या जिसका कोई गुणनखंड ना हो, है ना, स्वयं के अलावा जिसका कोई और गुणनखंड ना हो। एक तो जो है देखो सभी का गुणनखंड है, वन जो है वो सबका मल्टीप्लायर है, एक सभी का गुणनखंड है। तो ऐसी संख्याएं जिनका स्वयं या एक के अलावा कोई और गुणनखंड ना हो, वो सभी की सभी संख्याएं अभाज्य या रूढ़ संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पर अगर आप जाइएगा तो ऐसी संख्या जिनका एक व स्वयं के अलावा, ऐसी संख्या जिनका एक व स्वयं के अलावा कोई और, एक व स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड ना हो, जिनका एक व स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड ना हो, वे अभाज्य संख्याएं, कहलाती हैं। वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जिनका एक व स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड ना हो, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसकी डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी शुरुआत, और वो शुरुआत वहां से है क्यों, इसका कारण जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, तो आप सभी से मेरा एक ही क्वेश्चन है वापस से, कि मुझे बताइए कि रूढ़ या अभाज्य संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है, इनकी स्टार्टिंग कहां से है। चलिए, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है 2। भानुप्रिया, उर्मिला, आकांक्षा, दुर्गा, आप सभी ने जवाब दिया है 2, कि इनकी शुरुआत 2 से होती है। रूढ़ संख्या या प्राइम नंबर्स की स्टार्टिंग 2 से है। चलिए, मैं मानता हूं आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, इनकी शुरुआत 2 से ही होती है। मेरा आपसे वही सवाल कि 0 या 1 से इनकी स्टार्टिंग क्यों नहीं है। चलिए, पहले चर्चा कर लो 0 के बारे में, कि भाई रूढ़ संख्याओं की शुरुआत 0 से क्यों नहीं हुई, दो से ही क्यों हुई, 2 क्यों इसको प्यारा है, एक 0 और 1 में क्या प्रॉब्लम है, कि भाई इनको छोड़ दिया गया रूढ़ संख्याओं में, अभाज्य संख्याओं में 0 और 1 को क्यों छोड़ दिया गया, ये आपसे मेरा अगला क्वेश्चन है। वेरी गुड भानुप्रिया, भानुप्रिया ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया है कि ये सर नंबर में नहीं आता। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि 0 एक मध्यस्थ है, मीडिएटर है, 0 पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का मध्यस्थ है, मीडिएटर है, ना तो ये धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, इसलिए इसको नंबर में शामिल नहीं किया जाता, गिनती में इसको शामिल नहीं किया जाता, इसलिए ये 0 बाहर है। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करेक्ट जवाब है। इसका जवाब आपको मैं अभी लेक्चर में दे भी चुका था। अब अगला नंबर है 1 का, कि भाई अभाज्य संख्याओं में, रूढ़ संख्याओं में 1 को शामिल क्यों नहीं किया गया। 1 तो गिनती में भी आता है, नंबर में भी है, फिर 1 से क्या बुराई है, 1 को छोड़ दिया गया। अगला क्वेश्चन आप सभी से सोचने वाली बात है कि भाई क्या, क्यों ऐसा, गणित में बिना कारण के कुछ नहीं होता, मैथ्स में बिना रीजन के कोई काम नहीं होता, है ना। एक पॉइंट भी लगाया जा रहा है तो वो भी रीजन है उसके पीछे, तो बिना रीजन के 1 को तो छोड़ा नहीं गया होगा, कुछ कारण तो होगा। बेटा, इसको तोड़ा नहीं जा सकता तो फिर तो ये अभाज्य में होना था ना, अभाज्य की तो डेफिनेशन ही यही कहती है
कि जो डिविजिबल ना हो, जिसका स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड ना हो, वो अभाज्य है। उर्मिला कह रही है कि एक सबका गुणनखंड है। सर बिल्कुल मैं मान रहा हूँ उर्मिला सबका है, लेकिन वो सबके एक वाले को ही क्यों छोड़ा? मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है कि एक तो सबका गुणनखंड है, लेकिन उस एक को क्यों छोड़ दिया गया फिर? चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति था जिसका जन्म दुनिया में सबसे पहले हुआ, है ना, मैं कहूं उस व्यक्ति से पहले दुनिया में किसी का जो है बर्थ ही नहीं हुआ, किसी का जन्म ही नहीं हुआ, उसके बाद दूसरा व्यक्ति आया, है ना। जब दूसरा व्यक्ति इस दुनिया में आया होगा, तब उस दूसरे व्यक्ति से ही आपने समझा होगा कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। पहले व्यक्ति को क्या आप कुछ कह सकते थे? कुछ नहीं कह सकते थे। जब वो अकेला था तो वो स्वयं का जो है मूल्यांकन कभी नहीं कर सकता। वैसे ही मैथ्स में है। मैथ्स की शुरुआत कहाँ से हुई है? गिनती की शुरुआत कहाँ से होती है? गिनती मैंने आपको बताया था कि गिनती शुरू होती है एक से। 1 2 3 4। और जब एक के पहले कोई था ही नहीं, जब एक के पहले गिनती में कोई था ही नहीं, तो तुम एक को कैसे मान लोगे कि ये जो है रूढ़ है कि नहीं है? इसीलिए एक को बाहर किया गया है, क्योंकि जिसके पहले कोई था ही नहीं, तो आप उसको रूढ़ होने या ना होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए रूढ़ होना या ना होना दो से शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि दो के पहले एक संख्या है और दो के पहले एक संख्या एक है ना। क्योंकि एक के पहले कोई संख्या नहीं थी गणित में, इसी कारण एक को छोड़ा गया है। कि क्योंकि जब इसके पहले कोई था ही नहीं, तो तुम उसको कैसे कह दोगे रूट? वो कहेगा मेरे पहले कोई है ही नहीं जिसका भाग मुझसे जा सके। तो वहां क्वेश्चन ही समाप्त हो गया कि आप ही फर्स्ट हैं, आप ही प्रथम हैं, आपसे पहले ही कोई नहीं है। तो आपको कैसे हम कह दें कि आप रूढ़ है कि नहीं है? इसीलिए आपको गिनती से ही बाहर कर दिया। इसलिए एक की काउंटिंग नहीं होती यहाँ, है ना। याद रखिएगा, एक इसलिए बाहर है क्योंकि एक के पहले कोई संख्या नहीं है। लेकिन दो एक संख्या है और दो को तोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि दो के पहले कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका भाग दो में दो, है ना। एक से तो सब में भाग जाता है, लेकिन एक को छोड़कर ऐसी कोई संख्या है ही नहीं दो के पहले जिसको दो से भाजित किया जा सके। वैसे ही तीन, तीन के पहले भी कोई संख्या नहीं जो तीन को डिवाइड कर सके, है ना। दो से भाग दोगे पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, ठीक है। और अभाज्य संख्या यही कहती है कि पूरा भाग जाना जरूरी। अब चार, चार में भाग चला जाएगा। चार में किससे भाग चला जाएगा? दो से। इसलिए चार जो है वो अभाज्य की कैटेगरी में, रूढ़ की कैटेगरी में नहीं आती। इसके बाद कौन सा नंबर है? पांच। पांच के बाद अगली संख्या सात, जिसमें स्वयं के अलावा या एक के अलावा, एक से तो सब में भाग जाता ही है। आप तो यही याद रखिए कि स्वयं के अलावा किसी और से डिवाइड संभव ही ना हो। सेवन, सेवन को कोई और संख्या भाग नहीं कर सकती। 11, 11 के बाद कौन है? 13, 13 के बाद कौन है? 17, 19, है ना, 23, 29। ये सभी क्या है? ये सभी आपकी अभाज्य या रूढ़ संख्या है। ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से इनमें भाग देना संभव ना हो, जिनमें पूरा पूरा भाग किसी और संख्या से कभी ना जा सके, वो सभी संख्याएं रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। आई थिंक आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब दो अकेली ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है, रूढ़ संख्या भी है ना। मैं क्या कह रहा हूं, वापस से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। दो अकेली ऐसी संख्या है जो रूढ़ संख्या भी है और सम संख्या भी है। आप देखो, आपके सामने जितने भी नंबर स्क्रीन पर लिखे हैं दो के अलावा, वो सभी ऑड हैं, वो सभी विषम हैं। केवल दो ऐसी संख्या है जो सम भी है, इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, मतलब रूढ़ या अभाज्य संख्या भी है। दो के पास अकेली ऐसी क्वालिटी है। इसीलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है कि वो संख्या कौन सी है जो सम होने के साथ रूढ़ भी है। तो वो अकेला दो, दो के पास ये टैलेंट है कि वो इवन नंबर की कैटेगरी में भी आता है और प्राइम नंबर की कैटेगरी में भी आता है। ये अगला क्वेश्चन आपका जो ध्यान देने लायक है। तो दो रूढ़ संख्या भी है और सम संख्या भी है। लेकिन याद रखिएगा, सारी विषम संख्याएं रूढ़ संख्या नहीं होती। जैसे 9, 9, 9 क्या है? ऑड नंबर है, विषम है, लेकिन रूढ़ नहीं है क्योंकि 9 में 3 से भाग दिया जा सकता है। 15, 15 विषम नहीं है क्योंकि 15 में 3 से 5 से भाग जा सकता है ना। तो जरूरी नहीं है कि सारी विषम संख्याएं रूढ़ संख्याएं हो। हाँ, लेकिन दो को छोड़कर जितनी भी आपकी रूढ़ संख्या है वो सभी विषम ही है, ठीक है।
दो अकेला ऐसी संख्या है जो सम भी है और रूट भी है। चलिए, तो क्लियर हुआ सभी का कॉन्सेप्ट। तो ये था आज का हमारा डेफिनेशन पर बेस्ड हमारा सेशन, जो कि यहाँ समाप्त होता है। अब कल के लेक्चर में जो मैंने आप सबको ये डेफिनेशन दिखाई है ना, सम विषम की परिभाषा में आपको नहीं पढ़ा रहा, वो आपको पता है कि भाई जिसमें 2 से भाग चला जाए वो सम और जिसमें ना जाए वो विषम। तो इन सभी के बारे में कल हम क्वेश्चन करने वाले हैं। कल के लेक्चर जो अगला लेक्चर सेशन हमारा होगा वो सारा का सारा इन डेफिनेशंस के क्वेश्चन पर बेस्ड होने वाला है, जहां इनका इस्तेमाल हम करना सीखेंगे। तो आप सब कल के लिए अगले लेक्चर के लिए प्रिपेयर रहिएगा। यहाँ इस लेक्चर पर किसी का कोई डाउट हो जो क्लियर ना हुआ हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज के सेशन को हम फिनिश करते हैं, है ना। थैंक यू एवरीवन। किसी का डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना।